दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 49वां लेक्चर है और प्री मेंस दोनों के सवालों को कवर करते हुए हम अपने 49वें लेक्चर पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एक दिन में 15 विषय पर चर्चा होती है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस श्रृंखला से जुड़े होंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने पढ़ने को मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं सिर्फ मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट भी काफी है यार मेरे लिए। 3-4 मिनट का समय मुझे दीजिए ना, उसके बाद आप ये पूरी सीरीज देखेंगे, पूरी क्लास भी देखेंगे। आप खाली मौका भर दीजिए, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, तो आप मौका दीजिए, एक बार जुड़िए। फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, मैं कहता हूं कि एक विषय को एक बार पढ़ो, उसके बाद भारत का कोई भी एग्जाम दो। हर एग्जाम दोस्तों निकलना चाहिए, विषय को इतनी मजबूती से पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार आप इतिहास पढ़ने बैठ जाते, उस तरह से नहीं, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो एक मौका दीजिए स्टडी 91 को, नितिन सर को, और कोर्स ज्वाइन करके देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अपने सवालों पर। पहला सवाल प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन मैं जो यहाँ पर एडिशनल चीजें बताने वाला हूं वो आपने ना कभी किसी किताब में पढ़ा होगा, ना ही किसी क्लास में पढ़ा होगा। सुनना ध्यान से। तो सवाल है दोस्तों, ये मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, ठीक है। एक पल के लिए सिकंदर ने हरा तो दिया था, लेकिन सिकंदर ने उसका लोहा भी माना था। मैं जिस राजा की बात कर रहा हूं दोस्तों, उनका नाम है पुरु या राजा पोरस। क्या नाम था दोस्तों? पुरु या राजा पोरस। आम भी गलत जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय तक राजा नहीं बने थे, और महापद्मनंद दोस्तों ये नंद वंश के संस्थापक रहे, ठीक है। अब जो एडिशनल सवाल मैं देता हूं कि चलो आयोग ने तो ये सवाल पूछा, अगली बार आयोग आपसे क्या पूछ सकता है वो सुनो, ठीक है। अगली बार आयोग आपसे पूछ सकता है कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया 326 ईसा पूर्व, उस युद्ध का नाम क्या है, ठीक है। तो उसे कहते हैं दोस्तों हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या कहते हैं? हाइडे स्पीच, ठीक है। हाइडे स्पीच का युद्ध, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। एक तो ये नाम दिया जाता है, दूसरा दोस्तों उसका नाम दिया जाता है वितस्ता का युद्ध। क्या दिया जाता है दोस्तों? वितस्ता का युद्ध। ये जो वितस्ता शब्द है दोस्तों ना, ये इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वितस्ता किस नदी को कहते हैं दोस्तों? वितस्ता झेलम नदी का पौराणिक नाम है। क्या दोस्तों? झेलम नदी का पौराणिक नाम है, और यह युद्ध दोस्तों झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। तो चाहे हाइडे स्पीच दे चाहे वितस्ता दे, एक ही बात है, ठीक है। अगला सवाल, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना किया। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। क्या नाम दोस्तों? महापद्मनंद। और जो नंद वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक किस नंबर का? 9वां शासक था दोस्तों, इसका नाम था घनानंद, ठीक है, घनानंद। इसी ने चाणक्य की चोटी, मतलब चाणक्य को बेइज्जत करके अपने राज्य से निकाला दे दिया था। तभी चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की समाप्ति किया, इसके राजवंश की समाप्ति किया, और एक नया वंश बनता है, ठीक है। सर ये सब भी तो पुराने सवाल हैं। और सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर का सेनापति कौन था, ठीक है, सिकंदर का सेनापति कौन था दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे? याद रखिएगा, सिकंदर के 2 सेनापति थे। एक का नाम है सेल्यूकस। क्या नाम दोस्तों? सेल्यूकस, ठीक है, जो थल सेना का सेनापति था, ठीक है। इसी तरह से एक का नाम है निर्याकस, ठीक है, निर्याकस। ये कहां का था दोस्तों? ये जल सेना का सेनापति था, ठीक है। यानी सिकंदर के पास थल सेना वाली भी सेना थी और उसके पास अपनी नौ सेना भी थी, यह भी आप याद रखिएगा। एक चीज और, सिकंदर को और किस नाम से जानते हैं? तो सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? अलेक्जेंडर तो बोलते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर तो कहते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर तृतीय याद रखिएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पृथ्वीराज चौहान, जिसके हम बात करते हैं, जिन्होंने गोरी के साथ लड़ाई लड़ा था, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों? वर्सेस गोरी के साथ जो युद्ध लड़ा था, तराइन का युद्ध, याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान भी क्या थे दोस्तों? तृतीय थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले भी पृथ्वीराज चौहान हो चुके थे, तो ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है। एक और सवाल याद रखिएगा, जब ये सिकंदर भारत में आया था ना, तो कठ गणराज्य की एक राजकुमारी थी जिनका नाम है कार्विका। क्या नाम है दोस्तों? कार्विका। इनके बारे में दोस्तों आपने कभी इतिहास के पन्नों में इनका नाम नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। कठ गणराज्य की राजकुमारी थी
राजकुमारी थी जिनका नाम था कारिका। उन्होंने दोस्तों महिला चंडी सेना का दोस्तों गठन किया था। महिला चंडी सेना ये दुनिया की पहली महिला सेना थी, याद रखिएगा। अभी दोस्तों आजकल एक मूवी आई है दोस्तों वंडर वुमन, लोग देखते हैं वाओ कितनी पावरफुल महिलाएं हैं वंडर वुमन। दुनिया की वंडर वुमन की कहानी छोड़िए, इसके कई हजार साल पहले, ये मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। और उस दौरान दोस्तों कारिका ने सिकंदर को एक बार नहीं तीन बार परास्त किया। आप मुझे बताइए इतिहास के पन्नों में इसका वर्णन क्यों नहीं है? ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, तो हमारे जो वीर योद्धा रहे ना, उनको हमेशा कम बलशाली दिखाया गया। ठीक है, और कम दिखा के भी इतना बता दिया गया। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, इन्होंने सिकंदर की सेना को, कारिका ने सिकंदर की सेना को दोस्तों 3 बार हराया। ठीक है, पहली बार सिकंदर ने 35,000 की सेना भेजा। ठीक है, परास्त हो गया। दोबारा सिकंदर ने 40,000 की सेना भेजा, परास्त हो गया। तीसरी बार सिकंदर स्वयं आ गया 75,000 की सेना लेकर। ठीक है, सिकंदर स्वयं युद्ध करने पहुंच गया और फिर भी परास्त हो गया। मैं बताऊं, ठीक है, और आप कभी इतिहास में, मैं आऊंगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तब दोस्तों आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो आप पढ़िएगा तो आनंद आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि कुछ तो नया मिला होगा। स्टडी 91 पर आने का फायदा है कि नहीं? बहुत फायदा है, खाली आप देखते चलो। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है और यह प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया। क्या पूछा गया? एक डच पर्यटक जिसे जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, हॉकिंस को देखते ही जवाब दे देते। देखो अगर जहांगीर की बात आती है, जहांगीर की बात आती है तो जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज व्यक्ति आए थे। एक आया था दोस्तों टॉमस रो आया था। कौन आया था दोस्तों? एक तो टॉमस रो था, दूसरा हॉकिंस था। क्या नाम था दोस्तों? दूसरा हॉकिंस था। ठीक है, ये 2 लोग आए थे, लेकिन ये दोनों क्या थे दोस्तों? ये दोनों अंग्रेज थे ना। आप सवाल में जरा पढ़िए, आपसे क्या पूछ रहा है? डच पर्यटक के बारे में पूछ रहा है, आपसे अंग्रेज के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो जिन बच्चों ने यहां हॉकिंस जवाब दिया वो गलत हो जाएगा। याद रखेगा, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, क्या नाम था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट नाम था, जिसने जहांगीर के शासनकाल में यात्रा किया था। ये निकोलाओ मनुची और पीटर मुंडी गलत जवाब हो जाएगा। मनुची की बात करें तो शाहजहां के टाइम पीरियड में आया था और पीटर मुंडी उसके काल में, और बाकी औरंगजेब। ठीक है, ये आप याद रखेगा। तो अभी आपसे पूछ रहा विलियम हॉकिंस ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में आया था। निकोलाओ मनुची दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? वो इसके पुत्र के शासनकाल में आया था, मनुची। और पीटर मुंडी औरंगजेब। ठीक है, तो यहां हो जाएगा शाहजहां। इसका पुत्र कौन है? शाहजहां। और पीटर मुंडी जो दोस्तों ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में। एक सवाल और आया था दोस्तों, एक अंग्रेज व्यक्ति अकबर के शासनकाल में भी आया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में भी आया था। उसका नाम था रॉल्फ फिच। क्या नाम था दोस्तों? रॉल्फ फिच नाम था। ये आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चीज और, ये जो फ्रांसिस्को पेलसर्ट था, ये बाटविया जहाज का सेनापति था। किसका? बाटविया जहाज का यह सेनापति था, जिसने जहांगीर के शासनकाल में यात्रा किया है। यह डच देश का यात्री था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इसको याद रखेगा दोस्तों, रॉल्फ फिच, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल याद रखेगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया। कह रहा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो बच्चा जानता भाई कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया है। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता जी ने किया है। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चारुल ने किया है। तो जो जवाब बन रहा दोस्तों वो बन रहा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1 दोस्तों सही हो जाएगा। ढूंढ लीजिए 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगली बार क्या आपसे इतना ही पूछेगा? हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कब किया, ऐसा सवाल दे सकता है। या पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, याद रखेंगे ये महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे जी थे। कह इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों किसने किया? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये 1876 ईस्वी में, जी हां 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया है। किसने किया है?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू ने किया है। किसने किया है? आनंद चार्लू, ठीक है, चार्लू, ठीक है, आनंद चार्लू जी ने किया है। कांग्रेस की स्थापना के 1 साल पहले, कितना? कांग्रेस की स्थापना के 1 साल पहले कांग्रेस बना था दोस्तों 1885 में, और मद्रास महाजन सभा बना था 1884 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? फिरोज शाह मेहता जी ने किया है, ठीक है, फिरोज शाह मेहता बंबई के बहुत बड़े उद्योगपति थे अपने समय के, ठीक है, इन्होंने किया है। और कब किया है? तो ये कांग्रेस की स्थापना के वर्ष 1850 ईस्वी में। तो इस तरह से भी आप याद रखेगा, पर्सन भी हमें याद रखना और समय भी याद रखना है ना, ऐसा पूछा जा सकता है ना, इसे आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है, मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल। भाई मेंस का सवाल है तो बड़ा सोच समझ के बताना होगा। लिख रहा, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, तो याद रखेगा, हरिद्वार से कानपुर नहीं, कानपुर से प्रयागराज नहीं, नरोरा में दोस्तों परमाणु शक्ति केंद्र है, ये भी नहीं, प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज कहां दोस्तों? प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश में है और हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, हल्दिया कहां है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। इसके बीच का जो मार्ग है इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसे घोषित किया गया। अब इंपॉर्टेंट यहां पर है कि 1 2 3 4 ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी पूछे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये कहां से कहां को जोड़ता है, तो क्या बताएंगे? ये प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, प्रयागराज से हल्दिया का जो मार्ग है दोस्तों, हल्दिया का जो मार्ग है इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और किस नदी पर? गंगा नदी पर। इसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो दोस्तों ये किस नदी पे? यहां नदी का नाम जरूर लिखिए क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये उस पे बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, धुबरी से सादिया तक। कहां तक दोस्तों? धुबरी से सादिया तक दोस्तों बना हुआ है, सादिया तक बना हुआ है। और किस नदी पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या बना है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बना हुआ है। इसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो दोस्तों वो कोटापट्टम से बना हुआ है। कहां पर दोस्तों? कोटापट्टम, नाम सुना है कभी? कोटापट्टम नहीं सुना होगा ना, चलो सुन लो आज। कोटापट्टम से लेके कोल्लम तक बना हुआ है, ठीक है, कोटापट्टम से कोल्लम तक बना हुआ है, कोल्लम तक। और ये देखिए इसको वेस्ट नहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको वेस्ट नहर पे बना हुआ है। कहां पर दोस्तों? केरल में। लोकेशन भी याद रखेगा, केरल में, ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग 4, ठीक है, ये भी बन चुका दोस्तों। ये कहां से? ये विजयवाड़ा से मुक्तालया तक बना है। कहां तक? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा से कहां तक? मुक्तालया तक दोस्तों बना हुआ है। कहां पर यह स्थित है दोस्तों? तो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो कम से कम 3-4 आप जानते रहिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल है और यह सवाल प्री परीक्षा 2016 में आपसे पूछा गया। क्या सवाल दे रहा है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में स्थित है? इटली में जो पर्वत स्थित है उसका नाम बताना है। तो इटली में स्थित पर्वत का नाम क्या दोस्तों? AP9। क्या नाम है दोस्तों? ये जूरा और दिनारी काल्पस और पेरिनीज दोस्तों गलत जवाब है। मुद्दा आता है कि है कहां पर। आइए एक एक की बात करते हैं। अगर हम पेरिनीज पर्वत की बात करें, ठीक है, नाम सुना होगा आपने पेरिनीज की। तो पेरिनीज ये 2 देशों की सीमा पर स्थित है दोस्तों, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, ठीक है, फ्रांस स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है दोस्तों? सीमा पर याद रखेगा ये पेरिनीज पर्वत स्थित है। इसी तरह से बाकी इटली में तो AP9 हो गया। ये दिनारिक और आल्पस श्रृंखला है, ये 2 पर्वतों की एक श्रृंखला है, ठीक है। दिनारिक अलग पर्वत है, आल्पस अलग पर्वत है। हालांकि है ये यूरोप में ही, तो ये कई देशों में फैला हुआ। जैसे उन देशों में से नाम आता दोस्तों तो बताइएगा अल्बानिया, ठीक है, 5-6 देशों का नाम याद रखें, अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ठीक है, बोस्निया, ठीक है, जहां पर दोस्तों इसकी श्रृंखला फैली हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बोस्निया, कोसोवो और मॉन्टीनिग्रो, ठीक है, मॉन्टीनिग्रो, ठीक है, याद रखिएगा। ये 5-6 देशों की सीमा पर है आल्पस और दिनारिक की श्रृंखला जो है। जूरा पर्वत की बात करें दोस्तों तो जूरा पर्वत आपके स्विट्जरलैंड से संबंधित है, स्विट्जरलैंड, ठीक है।
जूरा पर्वत कहां से संबंधित दोस्तों, याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है। उसी तरह से यूराल पर्वत कहां से संबंधित है, ये रूस से संबंधित है। ये जो ब्लैक माउंटेन लिख रहा है दोस्तों, ब्लैक माउंटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ब्लैक माउंटेन ये आपके यूएसए में है। कहां पर दोस्तों, यूएसए में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एक है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत माउंटेन, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक माउंटेन अलग है, ब्लैक फॉरेस्ट अलग है, ठीक है। फॉरेस्ट माने जंगल मत समझ जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां है दोस्तों, ये आपके जर्मनी में स्थित है। कहां स्थित है, ये आपके जर्मनी में स्थित है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं, जैसे भारत के बारे में पूछेगा तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछता है, पश्चिमी घाट के बारे में पूछता है, या हिमालय वगैरह के बारे में पूछता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप सभी ना, इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। चलिए ये जरूर याद रखेगा, ब्लैक माउंटेन यूएसए यानी अमेरिका में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है दोस्तों वो आपके जर्मनी में। दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों जनसंख्या नगरीकरण का सवाल है और मेंस परीक्षा 2014 में आपसे पूछा गया। हालांकि जनसंख्या नगरीकरण हम लोग पढ़ते नहीं जल्दी, सोचते हैं कि जब कभी आएगा तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कुछ होता नहीं। आप साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो बहुत कुछ तैयार हो गया होगा। सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। जो सही नहीं है दोस्तों उसे बताना है। लिख रहा उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, सही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम दोस्तों, 17 नगर निगम है वर्तमान में। कितने दोस्तों, 17 नगर निगम थे, तो सही हो जाएगा। लिख रहा नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कार्डों से दिया जाता, ऐसा नहीं। अगर राजनीतिक कार्डों से दिया जाता तो इनकी संख्या 17 से बढ़ के शायद 1700 हो जाता ना, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग से कानून है, ठीक है, यह भी सही है। नगर पंचायत की बात देखिए, 3 तरह की प्रणाली है हमारे यहां पर, नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है और नगर निगम है, ठीक है। तो जो गांव स्तर के बाद जो शहर नगर बनते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो नगरीय क्षेत्र बन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित स्थान, जो स्थान गांव से नगर बन जाते हैं उन्हें नगर पंचायत घोषित किया जाता है, टाउन एरिया जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नगर पालिका परिषद नगर पंचायत से बड़े स्तर पे होते हैं, यानी छोटे नगरीय क्षेत्र जो होते हैं, हम कह सकते हैं छोटे नगरीय क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, नगर पालिका बना दिया जाता है। और जो बड़े नगरीय क्षेत्र रहते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है दोस्तों, वहां नगर निगम बना दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितना दोस्तों, 17 है। और सबसे नया नगर निगम किसे कहा जाता है, तो शाहजहांपुर को। किसे कहा जाता है, शाहजहांपुर को। सही है ना भाई, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हम भी इतना जल्दी पढ़ते नहीं है, ठीक है, कई दिन का पढ़ा हुआ है तो याद है दिमाग में, ठीक है। फिलहाल याद रखेगा 17 नगर निगम और शाहजहांपुर सबसे नया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मंडल याद आ रहा होगा, तो मंडल लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल देखते हैं। मेंस परीक्षा 2014 में यह सवाल आया कि राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी पड़ती है, ठीक है, और नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा, ठीक है। कितने दिनों के अंदर, तो 14 दिनों का टाइम मिलता है, ठीक है, केवल 14 दिनों का टाइम मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। धन विधेयक पर एकाधिकार किसका होता है दोस्तों, तो धन विधेयक पर एकाधिकार होता है लोकसभा का। किसका होता है दोस्तों, लोकसभा का एकाधिकार होता है। उसमें राज्यसभा किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय दोस्तों कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। जब देखिए जो सरकार बनी रहती है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, अगर कोई बिल नहीं पारित होता ना तो उसे धन विधेयक लोग घोषित करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हीं का होता है, उन्हीं के बीच से चुना गया। तो दोस्तों क्या होता है, कोई विधेयक जो धन विधेयक की जरूरत पड़ती है उसको धन विधेयक बना के आसानी से पास करा दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ और क्राइटेरिया भी है। लेकिन आप धन विधेयक संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछे धन विधेयक की परिभाषा कहां दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो बताएगा दोस्तों अनुच्छेद 110 में है। कहां है दोस्तों, अनुच्छेद 110 में। लेकिन जब कभी दोस्तों विशेष प्रक्रिया की बात करेगा तो विशेष प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 109 में ही बता दिया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, बच्चे ये नहीं याद रख पाते हैं। जब कभी ये वाला सवाल पूछता है ना तो हमेशा बच्चे 110 करते हैं, नहीं, आपको नहीं करना है। 109 विशेष प्रक्रिया, 110 किसके बारे में दोस्तों, यहां पर जब परिभाषा के बारे में पूछे। 108 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 108, ठीक है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है दोस्तों, याद रखेगा, संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, संयुक्त अधिवेशन की, ठीक है।
जब कभी दोस्तों किसी बिल पर किसी चीज पर मतभेद हो जाता है लोकसभा राज्यसभा पर, तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहां पर किया गया? अनुच्छेद 108 में किया गया। इसी तरह से अनुच्छेद 112 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 112, आपको पता है हमारे संविधान में कहीं बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 112 में बताया गया। किसके बारे में उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किसके बारे में उल्लेख है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसके बारे में अनुच्छेद 112 में बताया गया है। याद रखेगा, बजट का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बजट का उल्लेख नहीं है, कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आप याद रखेंगे हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये संविधान से संबंधित सवाल है। अगला सवाल दोस्तों भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है। सवाल सुनिए क्या कर रहा है। प्री परीक्षा 2014 में यह सवाल पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। बिल्कुल, अगर अवांछनीय नहीं होता तो आप कमरे की लाइट बंद करके क्यों सोते? कल्चर क्यों आया? भाई हम प्रकाश में भी सो सकते? नहीं, याद रखेगा वो अवांछनीय होता है। ठीक है, तो हमेशा लाइट ऑफ होना चाहिए, हल्के उजाले में सोना चाहिए, एकदम से अंधेरा भी नहीं। ठीक, एकदम हल्का। ठीक है, तो सोते समय यहां इसीलिए एक शब्द लिखा है तीव्र प्रकाश। ठीक है, बहुत तेज प्रकाश अवांछनीय होता है, ये बिल्कुल सही है। करा तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन होता है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, मेलाटोनिन का तीव्र प्रकाश से कोई संबंध ही नहीं। मेलाटोनिन का संबंध किससे दोस्तों? नींद से है। मेलाटोनिन का संबंध किससे दोस्तों? नींद से। किससे है? नींद से है। इसका संबंध तेज प्रकाश से नहीं है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? अच्छा, अब क्या करेंगे दोस्तों? तीव्र प्रकाश में, हाँ तीव्र प्रकाश मेलाटोनिन। अच्छा, यहां पे अब क्या किया जाए? ए सत्य है और आर असत्य है, मतलब पहला वाला सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है तो पहले से गलत दे दिया, तो ये वाला चूज करेंगे ना। ये नहीं, दोनों तो सत्य है नहीं, तो याद रखेगा यहां आर वाला असत्य निकला। पहला हो गया सत्य और आर हो गया असत्य। आर की, अच्छा हम इसीलिए कंफ्यूज हो गए कि ये बी दिया है। ठीक है, यहां आर होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा मानव नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है दोस्तों? कभी परीक्षा में आया तो क्या बताएंगे? यही मेलाटोनिन बताएगा। क्या बताएंगे? ये जो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन यही नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। करा मेलाटोनिन के अधिक उत्पादन का कारण है। ठीक है, अच्छा मेलाटोनिन अगर ज्यादा बनने लगे तो क्या हो जाएगा? अधिक नींद आएगा, अधिक नींद आना। ठीक है, अधिक नींद आना। देखिए, नींद आने से एक सवाल मुझे याद आ गया। कहा जाता है कौन सी मक्खी काटती? तो किस मक्खी के काटने पर नींद आती है? ठीक है, किस मक्खी के काटने पर नींद आती है। ठीक है, नींद आती है, आदमी सो जाता है। ठीक है, बहुत तीव्र नींद आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। क्या है दोस्तों? उसका नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम दोस्तों? सीसी मक्खी। ठीक है, और ये सीसी मक्खी दोस्तों ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो वन है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, वहां पर ये सीसी मक्खी पाई जाती है। याद रखेगा। ठीक है, और कभी कभी तो व्यक्ति दोस्तों अचेत अवस्था में चला जाता है, इतनी गहरी नींद, अचेत अवस्था में बेहोशी की हालत हो जाती है। याद रखेगा, यहां अधिक नींद से याद हो गया। करा मेलाटोनिन कहां पाया जाता है या कहां से? अच्छा, मेलाटोनिन कहां से पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड। क्या दोस्तों? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ये पीनियल ग्रंथि से दोस्तों उत्सर्जित होता है, ये आप याद रखेंगे। करा कौन सा खाद्य किस चीज को खाया जाए कि मेलाटोनिन प्राप्त हो जाए? तो आपने चेरी का नाम सुना है? चेरी का। ठीक है, चेरी खाने से दोस्तों क्या होता है? मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है और आदमी को खूब बढ़िया नींद आती है। ठीक है, तो नींद चाहिए तो क्या लीजिए? ड्रिंक करने की जरूरत नहीं, एकदम पी के सो जाए ना, अब भांग खाने की भी जरूरत नहीं। क्या होगा दोस्तों? यहां पर आप चेरी लीजिए, चेरी से मेलाटोनिन का स्रोत मिलता है और मेलाटोनिन ज्यादा होगा तो व्यक्ति को नींद अच्छी आएगी। ये एक सवाल पढ़ने को मिला। तो देखिए, जो आयोग पूछता हो तो अपनी जगह है, जो ये वाला पैटर्न आपको मिल जाता ना, तो ये आपको बहुत कुछ सीखने में हेल्प करता होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रहा है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस दोस्तों किसे कहते हैं? राइबोसोम को नहीं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका झिल्ली, सेंट्रोस्टोम में दोनों गलत जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ये पावर पैदा होती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, आत्महत्या की थैली दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
कोशिका झिल्ली जो ऑप्शन में दिया आपके सामने, ये कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, ये सवाल आए तो क्या बताएंगे, कोशिका झिल्ली या प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी दोस्तों, प्रोटीन और लिपिड की ये कोशिका झिल्ली बनी होती है। कह रहा किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है, किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या कहें हम लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता दोस्तों, ये आप याद रखेगा, ठीक है। ये जो राइबोसोम लिख रहा है दोस्तों, याद रखेगा राइबोसोम ये राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। किससे, राइबो न्यूक्लिक एसिड से दोस्तों इसका निर्माण होता है, ठीक है। पूछता है कभी कभी कि जो राइबोसोम, यहां तो हमने लाइसोसोम पढ़ा जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है जिसे आरएनए कहते हैं, इसी को हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, प्लस प्रोटीन से किसका निर्माण होता है दोस्तों, ये राइबोसोम का निर्माण होता है, याद रखेंगे। यहां पर फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया से हमें मतलब था और यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म्स के अलावा हमारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया study91pro.com और इसी नाम से वेबसाइट भी लॉन्च किया गया। यहां पे दिया जा रहा है दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी ओरिजिनल स्थिति को जान सकते हैं कि कौन सा विषय कमजोर है, कहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो सारी चीजें आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने किताब भी लॉन्च किया था दोस्तों और ये किताब हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल था, अब तो समाप्त हो गया, आप चेक करते रहिए, अगर अवेलेबल रहेगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों इकोनॉमिक्स का सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है। प्री परीक्षा 2016 में सवाल पूछा गया कि उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, जो उपभोक्ता सहकारी भंडार है। अच्छा, इससे एक सवाल और याद आ गया कि अगर मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संगठन, उपभोक्ता सहकारी संगठन की स्थापना कब की गई, ठीक है, की स्थापना कब की गई, तब क्या बताएंगे, पहले याद रखेगा दोस्तों 1962 ईस्वी, जिस साल दोस्तों भारत चीन का युद्ध हुआ था उसी साल यह सहकारी संगठन की स्थापना हुआ था। अच्छा, इसको क्यों स्थापित किया गया, इसके स्थापना के पीछे कारण क्या है, लिख रहा है स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, या देखिए पहली बात जो सहकारी समिति है इसमें केंद्र सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से कुछ योगदान नहीं है, इसे आम व्यक्ति मिलकर बनाते हैं और किसके द्वारा, इसका निर्माण सामान्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, कोई सहकारी समिति के निबंधन को द्वारा किया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। जानबूझ के ऐसा ऑप्शन दिया कि आपको लगे कि नहीं सदस्य से ज्यादा जरूरी निबंधक है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं। कह रहा उपभोक्ता सहकारी समिति का उद्देश्य क्या दोस्तों, तो उद्देश्य था कि बिचौलियों को समाप्त करना। किसको दोस्तों, बिचौलियों को समाप्त करना, ठीक है, जो मीडिएटर होते हैं ना, पैसा वही खाते हैं मीडिएटर, ठीक है, तो बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ये उपभोक्ता सहकारी समिति का गठन किया गया। कह रहा भारत में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है, किसे दोस्तों, पूछ रहा भारत में। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा दोस्तों हरित क्रांति के बारे में, किसके बारे में पढ़ा होगा, हरित क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, तो हरित क्रांति में दो सवाल मिलता है, क्या क्या, एक तो दोस्तों भारत के संबंध में दोस्तों जनक पूछा जाता है, भारत के संबंध में जनक, और दूसरा दोस्तों पूछा जाता है विश्व के संबंध में जनक किसे कहा जाता है, तो दोनों के जवाब अलग अलग होते हैं। भारत वाला पूछता है तो आप कहते हैं दोस्तों स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। विश्व में पूछता है तो आप कहते हैं नार्मन बोरलाग, क्या कहते हैं, नार्मन बोरलाग का नाम लेते हैं, ठीक है, यही पढ़ते हैं ना। उसी तरीके से जब ये सहकारिता पूछे तो यहां भी दो जवाब है, भारत का पूछेगा तो बताएगा प्यारेलाल सिंह, क्या नाम था दोस्तों, प्यारेलाल सिंह, ठीक है, प्यारेलाल सिंह का एक और नाम है, वो इस नाम से पॉपुलर नहीं है, इन्हें दोस्तों छग का गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, छग का गांधी कहा जाता है। छग मतलब क्या, छग का तात्पर्य है छत्तीसगढ़, क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का दोस्तों गांधी कहा जाता है, तो छग का गांधी दोस्तों इनको नाम पड़ गया, ठीक है, प्यारेलाल सिंह को, जिनको सहकारिता का जनक मानते हैं। लेकिन अगर यही सवाल कर दे कि सहकारिता का जनक कहा जाता है किस लेवल पर, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, ठीक है, पूरे विश्व के आधार पर देखें और सहकारिता के जनक के बारे में बात करें तो कहा जाता है एफ निकोलसन को, किसे कहा जाता है दोस्तों, एफ
निकोलसन को, एफ निकोलसन को, ठीक है, 1904, ठीक है, याद रखेगा। ये सहकारिता का जनक कहा जाता है वर्ल्ड वाइड, जैसे वहां नॉर्मन बोल लागते ना, उसी तरह से ये सवाल याद रखेगा। मजा आया पढ़ के ना? चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पर्यावरण से संबंधित सवाल है और यह सवाल मेंस परीक्षा 2013 में आपसे पूछा गया। करा भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्ट स्थान रखते हैं? ठीक है, वृक्षारोपण मतलब सीधे सीधे वृक्ष लगाना, ठीक है, वृक्षारोपण का मतलब क्या दोस्तों? वृक्ष लगाने से है। तो विशिष्ट स्थान कौन सा रखता है? विजयवाड़ा नहीं, चंडीगढ़ भी नहीं, शिलांग भी नहीं। ज्यादातर बच्चे वैसे शिलांग करेंगे, सोचेंगे पूर्वोत्तर का राज्य है शिलांग, ठीक है, पूर्वोत्तर का है और पूर्वोत्तर में दोस्तों खूब वृक्ष लगते हैं, ठीक है, तो ये बच्चे सोच सकते हैं लेकिन गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो वालपराई याद रखेगा दोस्तों, वालपराई को धरती का 7वां स्वर्ग कहा जाता है, 7वां स्वर्ग कहा जाता है। कभी पूछे तो बताएगा। ये वालपराई है कहां पर दोस्तों? ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, करा भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य क्या है? 1927 में दोस्तों जो ये भारतीय वन अधिनियम आया उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो याद रखेगा, ऐसे लिखते था, वनोत्पाद नहीं, वन उत्पाद की आवाजाही पर नियंत्रण। देखिए ऐसा तो है नहीं कि वन है तो वन से कोई फायदा नहीं है, वन से लोगों को बहुत फायदे हैं, लेकिन दोस्तों वो इलीगल ना हो, गैर कानूनी ना हो, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए ये भारतीय वन अधिनियम 1927 लाया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। विश्व वानिकी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मार्च को, ठीक है। इसी तरह से पूछता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस याद रखेगा, यह मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। करा भारतीय वन संस्थान कहां पर स्थित दोस्तों? तो स्थित है देहरादून में। कहां पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। और कभी नीरी पूछ दे दोस्तों कि नीरी कहां पर स्थित है, तो नीरी है नागपुर में स्थित, ठीक है, याद रखेगा, जो इन्वायरमेंट वाला पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग कृषि का सवाल कर रहे थे, अब कृषि का सवाल नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कृषि के सभी सवाल आपको पढ़ा दिए गए, एक सिंगल सवाल अब बचा ही नहीं कि उस पर हम चर्चा करें, तो इसलिए कृषि का सवाल यहां पर नहीं है। अब कृषि की जगह पे हम लोग पर्यावरण के 2 सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण का सवाल क्या है? लिख रहा प्री परीक्षा 2013 में आया सवाल कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वायुमंडल में जो प्रदूषण हो जाता है, ठीक है, ये इतना ज्यादा गैस धुएं सब जा रहे हैं तो आसमान में कहीं ना कहीं टहलते रहेंगे तो उसके अणु, ठीक है, वो किसके द्वारा साफ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा नहीं दोस्तों, वो वर्षा के द्वारा साफ होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और हवा भी नहीं होगा। वर्षा जब होती है तो वर्षा का जल के साथ वो अणु आ जाते हैं धरती पे। इसलिए जब पहली बार वर्षा होती है ना, मतलब वर्षा ऋतु में जब पहली बार वर्षा होती है तो मना किया जाता है उसमें नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि वर्षा कैसी होती है? अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। वो कैसी वर्षा होती है दोस्तों? अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, पहली वर्षा जो होती है उसमें अम्लीयता की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए मना किया जाता है कि पहली बरसात मत नहाओ। बहुत नहाने का शौक है, 2-4 दिन बारिश हो जाने तो तब नहाओ, इसलिए दोस्तों कहा जाता है। आइए यहां बात करते हैं, कर अम्लीय वर्षा सूचकांक का केंद्र कहां स्थित है? तो इसे बनाया गया दोस्तों नॉर्वे देश में। कहां बनाया गया? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। कहां पर है? ओस्लो, वहां बनाया गया। क्यों? क्योंकि नॉर्वे की जो स्थिति है दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव के पास है। कहां पर दोस्तों? ये उत्तरी ध्रुव के निकट है। और याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण दोस्तों यहां सांद्रता ज्यादा हो जाता है, जो अणु है वो उड़ के उत्तर की तरफ ही जाते हैं, तो दोस्तों इसीलिए वहां पर अम्लीय वर्षा ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहां होती है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा इसी नॉर्वे में होती है, ठीक है। नॉर्वे याद रखिए, ओस्लो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा लिख रहा है, वर्षा की अम्लीयता का कारण क्या है? क्यों वो अम्लीय होता है? ठीक है, ये इसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। सल्फर एवं
एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं दोस्तों, इसी कारण उसे क्या कहा गया, अम्लीय। कह रहा है इस अम्लीय वर्षा में पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अगर पीएच मान की बात की जाए, पीएच मान की बात की जाए तो पीएच मान के केस में दो चीजें आप याद रखेंगे। पीएच मान अगर 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्षारीय कहते हैं। पीएच मान यदि 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे अम्लीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लीय कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसी तरह से जो अम्लीय वर्षा होती, इसका पीएच मान कितना रहता है, इसका पीएच मान रहता है दोस्तों 9.5। इसका पीएच मान कितना दोस्तों, लगभग 9.5 के आसपास पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे अम्लीय कहा जाता है, क्योंकि 7 से वैसे भी ऊपर है, ठीक है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों यूपी स्पेशल का सवाल है। यह सवाल मेंस परीक्षा 2016 में आपसे पूछा गया। लिख रहा व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ दोस्तों, ये बताइए, ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहां बना है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है, अयोध्या में है या अमेठी है। अयोध्या अमेठी तो वैसे ही जवाब नहीं है, वाराणसी और प्रयागराज में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्रयागराज मत कीजिएगा, वाराणसी याद रखेगा। बनारस में क्या बना हुआ है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना किया गया, ठीक है। इसी तरह से भारत माता संग्रहालय आपसे पूछता है, क्या पूछता है, भारत माता संग्रहालय ये भी कहां दोस्तों, यहीं पर। एक सवाल और पूछता है सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, क्या पूछता है, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये भी पूछता है सवाल। एक चीज और दोस्तों याद रखेगा, सिल्क साड़ी, ठीक है, यहाँ सिल्क साड़ियां बनती हैं, सिल्क साड़ियां भी बनती हैं और बनारसी साड़ियां भी बनती हैं। बनारसी साड़ियों के लिए ये फेमस है। इसके अलावा दोस्तों प्लस खेल का सामान, वैसे खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस है, लेकिन अयोध्या का नाम भी आता है परीक्षा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ नया चीज पढ़िए, जैसे पूछे बौद्ध संग्रहालय कहाँ है, तो बौद्ध संग्रहालय अभी बनाया गया दोस्तों कपिलवस्तु में। कहाँ बनाया गया, कपिलवस्तु में बनाया गया, जहां जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। इसी तरह से बाल संग्रहालय पूछता है, तो बाल संग्रहालय बताइएगा लखनऊ में। कहां पर है दोस्तों, लखनऊ में बाल संग्रहालय है। लोक कला संग्रहालय भी कहां है दोस्तों, यह भी लखनऊ में स्थित है। राजकीय जैन संग्रहालय कहां है दोस्तों, तो जैन संग्रहालय आपके मथुरा में स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहां, ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपके कन्नौज में है, नहीं पता, ठीक है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, कन्नौज को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है, ये कन्नौज में ही स्थित है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो नया सवाल मिला होगा। देखिए स्टडी 91 पर जो बच्चे आते हैं ना, उनको नया ही चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ के पढ़िए, इतनी शानदार क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहे जहां जाइए, आप कंटेंट देखिए ना कि कितने कम समय में कौन ज्यादा कंटेंट आपको देता है, ठीक है, आपको खुद ही समझ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पहले हम लोग साइंस टेक के सवाल करते थे, पूरे सवाल समाप्त हो गए। आपके परीक्षा में जितने भी सवाल साइंस टेक से पूछे गए तो मैंने सब पढ़ा दिया, एक सिंगल सवाल बचा नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए अब आगे की सवाल पे चर्चा करते हैं। तो मेंस परीक्षा 2016 में सवाल आया ये यूपी स्पेशल से ही कि इफ्को यूरिया कारखाना ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऊंचाहार में नहीं दोस्तों, ये आंवला में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है, आंवला में। अगर मैं आपको पूछूं, आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में इफ्को की बात हो रही, किसकी बात हो रही दोस्तों, इफ्को की बात हो रही, ठीक है, इफ्को की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में इफ्को है कहां पर, तो दो जगह पे है। एक तो आंवला में स्थित है, कहां पर स्थित दोस्तों, एक आंवला में स्थित है, एक दोस्तों सहसों में स्थित है, ठीक है, सहसों फूलपुर में, ठीक है, सहसों फूलपुर में। ये जो सहसों फूलपुर है दोस्तों, ये है प्रयागराज में, ठीक है, ये कहां पर दोस्तों, प्रयागराज में। वैसे ही दोस्तों आंवला जो उत्तर प्रदेश में लिखा है, आंवला किस राज्य में है, ठीक है। तो बच्चा ये भी लेके कंफ्यूज होता है कि आंवला कहां पड़ता है। आंवला दोस्तों कहां पर है, बरेली में पड़ता है। बरेली को हम सूरमा नगरी भी कहते हैं, ठीक है। आंवला कहां पड़ता है, आंवला एक स्थान का नाम है, बरेली में है। बरेली को हम सूरमा नगरी के नाम से भी जानते हैं। सूरमा उद्योग दोस्तों यहाँ पॉपुलर, याद रखिएगा। लेकिन इसी तरह से अगर इफ्को के बारे में पूछ दे कि इफ्को का और कोई कारखाना नहीं है क्या, है ना। इफ्को का एक कारखाना दोस्तों उड़ीसा के पारादीप में है। कहां पर दोस्तों, उड़ीसा के पारादीप में है। सर और कहीं पर, उड़ीसा के 2 कारखाना और हैं,
एक कारखाना कांडला में स्थित है, और कांडला कहाँ दोस्तों, कांडला गुजरात में है। कांडला को ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह से एक और स्थित है कलोल। कलोल भी कहाँ दोस्तों, कलोल भी गुजरात में है। कलोल भी दोस्तों गुजरात में है, यहां पर भी इफ्को का कारखाना है, ठीक है। तो ये सारे सवाल आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इफ्को की स्थापना कब हुई, ठीक है। इसको कब बनाया गया, तो दोस्तों ये एक सहकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ। ये क्या है दोस्तों, यह एक सहकारी संस्थान है। क्या है दोस्तों, सहकारी संस्थान, ठीक है। यह क्या है दोस्तों, यह एक सहकारी संस्थान है। करण नैनो यूरिया तरल के रूप में लाया, इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। अभी हाल ही में ये इफ्को ने दोस्तों अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर पेटेंट कराया। इफ्को ने नैनो यूरिया क्या किया दोस्तों, पेटेंट कराया। किसने इसका पेटेंट कराया दोस्तों, इसका पेटेंट इफ्को ने कराया। जो बोरे यूरिया का इस्तेमाल होता था, अब वो आप एक बोतल में प्रयोग कर सकते हैं। बोतल में लिक्विड फॉर्मेट में दोस्तों यूरिया मिलेगी, ये आप याद रखेंगे। तो इसका पेटेंट किसने कराया है, इफ्को ने कराया है अपने व्यावसायिक पर्पज से। भारत में होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में यूरिया का हिस्सा दोस्तों कितना होता है, जितना नाइट्रोजन उर्वरक होता है उसमें 82% के आसपास दोस्तों क्या पाया जाता है, केवल और केवल उसमें यूरिया पाया जाता है, याद रखेंगे। और अब तरल यूरिया का दोस्तों उत्पादन किया गया, वो इसी आंवला जो इफ्को का आंवला कारखाना था वहीं से दोस्तों ये बन रहा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला हमारा विषय है दोस्तों विविध, जो कहीं नहीं आता उसे हम विविध में रखते हैं। और यह सवाल प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। 1975 में, 1965 में, 1995 में या 1985 में। 85 पहले लिखा था, 95 बाद में है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1975 में। कब हुआ था दोस्तों, 1975 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा किया गया, किस विभाग द्वारा, तो उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक मंत्रालय था, सांस्कृतिक विभाग था। क्या था दोस्तों, जो सांस्कृतिक विभाग था उत्तर प्रदेश का, उसी के द्वारा दोस्तों भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना किया गया है। पहले आप इसे याद रखिए। भारतेंदु नाट्य अकादमी का 1981 से पूर्व में नाम क्या था। जब इसकी स्थापना हुआ उस समय इसे भारतेंदु नाट्य केंद्र कहा जाता था, ठीक है। तब इसे क्या कहा जाता था, भारतेंदु नाट्य केंद्र। क्या कहा जाता था, भारतेंदु नाट्य केंद्र। बाद में इसका नाम बदल के भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पर, भारतेंदु नाट्य केंद्र, भारतेंदु नाट्य केंद्र, याद रखिएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थित कहां पर दोस्तों, तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहां स्थित है, याद रखेंगे लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और आता है, भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान ये कहां पर स्थित है, भातखंडे संगीत संस्थान। तो याद रखिएगा ये स्थित है लखनऊ में स्थित है। और कब इसकी स्थापना हुआ था, तो 1926 में दोस्तों भातखंडे की स्थापना हुआ था। एक पूछता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, क्या पूछता है, राज्य ललित कला अकादमी। राज्य ललित कला अकादमी जो उत्तर प्रदेश वाला, ये कहां पर स्थित है, यह लखनऊ में स्थित है। और इसका उल्टा कर दीजिए 26 का, तो 26 का उल्टा हो जाएगा 62। 1962 में यह ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। और भारतेंदु नाट्य केंद्र के बारे में कुछ खास बात आपको बता दूं, यहां से 3 स्टार निकले हुए हैं दोस्तों, 3 स्टार हैं यहाँ पे, याद रखेगा। एक स्टार का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मूवी तो देखते होंगे, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानकारी होगी आपको, याद रखेंगे। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो दोस्तों ये भारतेंदु नाट्य केंद्र जो लखनऊ वाला संस्थान है ना, ये उसी से दोस्तों निकल कर आए हैं और फिल्मी सितारे बने। इसी तरह से हम सभी राजपाल यादव को जानते हैं। राजपाल यादव कॉमेडियन, ठीक है, याद रखेगा। ये भी दोस्तों राजपाल यादव जी भी यहीं से आए हैं। और तीसरा नाम जो सबसे बड़ा है, ये अकेले 3 स्टार के बराबर हैं, याद रखेगा, अनुपम खेर जी। कौन, अनुपम खेर। इनका भी संबंध कहां से दोस्तों, अनुपम खेर भारतेंदु नाट्य केंद्र में टीचर रह चुके थे। वो यहाँ अध्यापन का कार्य करते थे और अब जाके दोस्तों बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती बन गए हैं। ये सवाल भी याद रखेगा। देखिए हमको पढ़ना इसी तरीके से, जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तब ये महसूस होता है कि यार कठिन कुछ है भी नहीं। और सच बताएं तो कठिन नाम का कोई चीज नहीं होता। ये हमारा आपका भ्रम है कि ये विषय बड़ा कठिन होता है, कुछ कठिन नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं कि हिंदी का मास्टर जीएस पढ़ा रहा है, कैसे। अरे कैसे क्या भाई, आप स्टूडेंट हैं, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है, आप भी सब पढ़ते हैं। हम आपके जैसे, हमें क्यों मास्टर की कैटेगरी में रख रहे हैं, हम कोई अध्यापक की कैटेगरी मत रखिए, हमको हमेशा आप अपनी कैटेगरी में रखिए। जैसे आप विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी, वैसे मैं भी हूं, ठीक है। मैं हर विषय पढ़ना चाहता हूं, हर विषय,
चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कहीं मौका मिले। अब ये लगता है कि यार कि तमाम लोग मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाऊंगा तो बेइज्जती होगा। मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन इतना है, जितना आता है ऐसा आता है ना कि मैं उसमें ऐसा सिखा सकता हूं कि फिर कोई भी चैलेंज कर ले। और किस बात का चैलेंज? इस बात का चैलेंज कि भैया तुम भी अपने बच्चों को सिखा दो, मैं अपने बच्चों को सिखा दूं। सवाल हल करने से मतलब है, किसका उत्तर निकलेगा मुद्दा ये रखो, कैसे निकलेगा ये मत पूछना हमसे, ठीक है। हमारा ना थोड़ा देसी जुगाड़ चलता है, वो मैथ में अपना अपना जुगाड़ सबका होता है, तो मेरा अपने तरीके से जुगाड़ है, तो बड़ा आसान भाषा में चीज़ों को सिखा सकता हूँ। खैर चलिए, अलग बात है। तो ये दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म सिर्फ किताबें लॉन्च की गई हैं। आपको अगर इन किताबों की जरूरत हो, आवश्यकता हो, एग्जाम वाइज, विषय वाइज सब किताबें हैं, तो आप आके एक बार चेक कर लीजिए, हमारे वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6350099191, इस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कई बच्चे मैसेज करते हैं सर किताब नहीं मिल पाया, या लेट हो गया, या नहीं समझ। कोई दिक्कत हो तो एक मैसेज दो ना, यहाँ पे हम आपके सामने सीधा सीधा लिख, आप अपना इशू लिखो। यूट्यूब पर कमेंट करने से बेहतर है कि आप इस नंबर पर बताओ कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी टीम आपके समाधान करेगी। आपको व्हाट्सअप करना, फिर बता रहा हूं, टेक्स्ट मैसेज मत करना, व्हाट्सअप करना इस नंबर पर, ठीक है। हर एक चीज का समाधान हो सकता है कि आपको समाधान एक दिन बाद मिले, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन मिलेगा समाधान, चाहे समस्या कैसी भी हो, ठीक है। तो हम लोग खुद ही अलर्ट रहते हैं, किसी बच्चे को किसी तरह का तकलीफ दिक्कत ना हो। फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो आपको मैसेज नहीं मिलेगा कि कब कौन सी क्लास दी जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।